ख्वाइश क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे रीट लेवल 2 विज्ञान के टॉपिक, जिसमें हमने कोशिका पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है कोशिका विभाजन। ऐसे ही एजुकेशन के संबंधी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक कोशिका विभाजन के बारे में। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है कोशिका चक्र अर्थात सेल साइकिल। ये विभाजन की प्रक्रिया में जनक कोशिका के विभाजन से सत्ती कोशिका उत्पन्न होती है। कोशिका विभाजन की प्रक्रिया में क्या होता है, जनक कोशिका से सत्ती कोशिका उत्पन्न होती है, जो हमने कोशिका सिद्धांत के अनुसार भी पढ़ा था कि नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिकाओं से बनती है, अर्थात जनक कोशिका से सत्ती कोशिका बनती है तथा संतति कोशिका पुनः विभाजित होकर नई कोशिकाओं को उत्पन्न करती है। सतती कोशिकाएं भी विभाजित होती है और नई कोशिकाओं का निर्माण करती है। किसी कोशिका के निर्माण से लेकर उसके विभाजन होने तक की विभिन्न अवस्थाओं को कोशिका चक्र कहते हैं। ये सारा पूरा सेल साइकिल होता है, जिसमें सबसे पहले जनक कोशिका विभाजित हो जाती है, सतती कोशिका बनती है, सतती कोशिका आगे विभाजित होकर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं बनाती है और ये पूरा का पूरा सेल साइकिल कहलाता है। और सेल साइकिल की कितनी अवस्थाएं होती है, इनके मुख्य भाग कौन से है उसको देखते हैं। पहला है अंतरावस्था अर्थात इंटरफेज, दूसरा है एम परावस्था अर्थात सूत्री विभाजन या विभाजन परावस्था। सबसे पहला मुख्य भाग जानते हैं अंतरावस्था इंटरफेज। ये कोशिका चक्र के इस भाग में कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है। इसे कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था भी कहते हैं। इस सेल साइकिल के इस प्रावस्था के अंदर कोशिका विभाजन के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ चाहिए उसका संश्लेषण होता है, उसका निर्माण होता है अंतरावस्था के अंदर। इसलिए इसको कोशिका विभाजन की तैयारी की प्रावस्था कहते हैं और विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है बल्कि कोशिका विभाजन के लिए जितने भी पदार्थों की आवश्यकता होती है उनका निर्माण होता है, उनका संश्लेषण होता है। इस कारण इसको विश्राम प्रावस्था भी कहते हैं। और कोशिका चक्र सेल साइकिल का 95% से अधिक जो अवधि होती है वो अंतरावस्था में ही व्यतीत होती है। अब अंतरावस्था की 3 प्रावस्थाएं होती है। पहली है पश्चसूत्री अंतराकाल प्रावस्था अर्थात प्रथम वर्दी काल, जिसको G1 प्रावस्था भी कहते हैं या G फेज भी कहते हैं। दूसरा है संश्लेषण प्रावस्था एस फेज। तीसरी है पूर्ववर्ती विभाजन अंतराकाल प्रावस्था या द्वितीय वर्दिकाल G2 फेज। अब इन अवस्थाओं को एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है G1 प्रावस्था या G1 फेज, जिसको प्रथम वर्दी काल अवस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में क्या होता है कि कोशिका चक्र के पूर्ण होने का जो 30 से 40% समय लगता है वो G1 फेज के अंदर लगता है। इस प्रावस्था में कोशिका वृद्धि करती है तथा डीएनए के संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन व आरएनए का संश्लेषण होता है। हमने पहले ही जान लिया कि अंतरावस्था अर्थात जो भी इसमें होता है, क्या होता है, कोशिका विभाजन के लिए जो भी आवश्यक सामग्री होती है, आवश्यक पदार्थ होते हैं, उनका संश्लेषण इसके अंदर होता है। तो G1 फेज के अंदर क्या होता है, कोशिका वृद्धि करती है तथा डीएनए का संश्लेषण के लिए जो आवश्यक पदार्थ प्रोटीन है वो आरएनए आदि का संश्लेषण होता है G1 फेज के अंदर। दूसरी है संश्लेषण काल अर्थात एस फेज। इस प्रावस्था के अंदर डीएनए का निर्माण एवं उसकी प्रतिकृति होती है। तो डीएनए का निर्माण किसके अंदर होता है, एस फेज के अंदर अर्थात संश्लेषण काल अंतरावस्था की दूसरी प्रावस्था के अंदर। इस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है डीएनए का। इस प्रावस्था में कोशिका चक्र का पूर्ण होने का 20 से 30% समय लगता है और इस दौरान डीएनए की मात्रा दुगनी हो जाती है। ये था संश्लेषण काल। तीसरी प्रावस्था है G2 फेज अर्थात वृद्धि की द्वितीय काल प्रावस्था। इस प्रावस्था में कोशिका चक्र के पूर्ण होने का 10 से 20% समय लगता है। इस प्रावस्था में कोशिका के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण होता है अर्थात प्रोटीन का निर्माण होता है। तो डीएनए का निर्माण होता है संश्लेषण काल में, प्रोटीन का निर्माण होता है G2 फेज में।
ये थी अंतरावस्था। अब नेक्स्ट है कोशिका चक्र की दूसरी परावस्था, जिसका नाम है विभाजन परावस्था अर्थात एम फेज। इसमें कोशिका चक्र के पूर्ण होने का जो 5 से 10% समय है वो समय लगता है। इस परावस्था में कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं तथा बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा 2 सतही कोशिकाएं बन जाती है। इसमें सबसे पहले कोशिका के केंद्रक विभाजन से 2 केंद्रक बनते हैं, उसके बाद कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। सबसे पहले केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। सूत्री विभाजन उस अवस्था को व्यक्त करता है जिसमें वास्तव में कोशिका विभाजन या समसूत्री विभाजन होता है, और अंतरावस्था 2 क्रमिक परावस्थाओं के बीच की परावस्था को व्यक्त करता है। जो एम फेज है इसमें वास्तव में विभाजन होता है अर्थात समसूत्री विभाजन होता है एम फेज के अंदर। जो मनुष्य में कोशिका साइकिल है, यहाँ सेल साइकिल है, कोशिका चक्र है, उसमें कोशिका औसतन 24 घंटे के कोशिका चक्र में कोशिका विभाजन सिर्फ लगभग 1 घंटे में पूर्ण होता है। 24 घंटों में से 1 घंटे में सिर्फ कोशिका विभाजन होता है, बाकी घंटे में क्या होता है, कोशिका की अंतरावस्था होती है। इन 2 अवस्थाओं के अलावा एक और अवस्था होती है जिसको शांत अवस्था अर्थात शून्य अवस्था भी कहते हैं। क्या होती है इसको देखते हैं। ये कोशिकाएं आगे विभाजित नहीं होती है, जिसमें क्या होता है कि G1 अवस्था से निकलकर निष्क्रिय अवस्था में पहुंचती है, जिसे कोशिका चक्र की शांत अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है लेकिन विभाजित नहीं होती है। जब कोशिकाएं विभाजन करना बंद कर देती है तो वो शांत अवस्था में चली जाती है, जिसको G0 अवस्था भी कहते हैं। ये थी कोशिका चक्कर सेल साइकिल की प्रावस्थाएं। इसके अलावा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी देख लेते हैं कि प्राणियों में सूत्री विभाजन केवल द्विगुणित कायिक कोशिकाओं में ही दिखाई देता है। हालांकि इसमें कुछ अपवाद है जहाँ अगुणित कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होती है, जैसे नर मधुमक्खियों। इसके विपरीत पादपों में सूत्री विभाजन अगुणित एवं द्विगुणित दोनों कोशिकाओं में दिखाई देता है। अब जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि कोशिका विभाजन क्या है, और सबसे पहले जानते हैं कोशिका विभाजन के संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु कि नव कोशिका की उत्पत्ति सदैव पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। इस पूर्ववर्ती कोशिकाओं को मातृ कोशिका या जनक कोशिका कहते हैं। नई कोशिका अर्थात सतती कोशिका का निर्माण हमेशा पूर्ववर्ती कोशिका या मातृ कोशिका से होता है। ये हमने कोशिका सिद्धांत के अंदर भी पढ़ा था जब रुडोल्फ विर्सो ने ये सिद्धांत दिया था। इस कोशिका विभाजन में क्या है कि प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव के जीवन का प्रारंभ एक कोशिकीय निषेचित अंड, जिसे युग्मज कहते हैं, उसके द्वारा होता है। इस कोशिका के विभाजन व विभेदन से भ्रूण बनता है। कोशिका का विभाजन होता है, फिर विभेदन होता है और उससे क्या बनता है, भ्रूण बनता है, तथा बारंबार कोशिका विभाजन द्वारा भ्रूण बहुकोशिक जीव में परिवर्तित हो जाता है। कोशिका विभाजन द्वारा जो भ्रूण है उसमें बारंबार विभाजन होता रहता है और उससे एक बहुकोशिकीय जीव बनता है। अब जानते हैं कोशिका विभाजन के बारे में कि उसके कितने प्रकार होते हैं। कोशिका विभाजन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। आज के इस वीडियो में हम समसूत्री के बारे में जानेंगे और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें अर्धसूत्री विभाजन के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं समसूत्री विभाजन के बारे में। इसे परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है। समसूत्री विभाजन को परोक्ष कोशिका विभाजन भी कहा जाता है और इसकी खोज फ्लेमिंग ने की थी और इसका नाम माइटोसिस शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने ही कोशिका विभाजन का नाम माइटोसिस रखा, जिसका अर्थ है धागे की तरह निर्माण, परंतु वास्तव और व्यवहारिक रूप में ये शब्द केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों के विभाजन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। इस प्रकार का विभाजन शरीर की इकाई कोशिकाओं में होता है। जो समसूत्री विभाजन होता है ये शरीर की इकाई कोशिकाओं के अंदर ही होता है। सूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में नहीं होता है।
जो समसूत्री विभाजन है ये सिर्फ काई कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में नहीं होता है। तो जनन कोशिका में कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन, जो हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो। पादप कोशिकाओं में इस प्रकार का विभाजन सामान्य रूप से विभुजयुतक कोशिकाओं में होता है। पादप कोशिकाओं में ये विभुजयुतक जो होते हैं, जो पादपों के शीर्ष स्थानों पर पाया जाता है, वहाँ पर होता है कोशिका का समसूत्री विभाजन। इसमें एक जनक कोशिका दो सतही कोशिका में विभाजित होती है। समसूत्री में विभाजन होकर एक जनक कोशिका से दो सतही कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा सतही कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जनक के बराबर होती है, इसलिए इसे सम विभाजन भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जनक के बराबर होती है, इस कारण से इसको समसूत्री विभाजन भी कहते हैं। सूत्री विभाजन कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों को वृहद पुनर्गठन होता है। समसूत्री विभाजन होता है ये सेल साइकिल की सबसे नाटकीय अवस्था होती है और इसके अंदर सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है, अर्थात निर्माण होता है। जैसे सजीवों में वृद्धि होती है, घाव बढ़ना, पुनरुद्भवन आदि ये समसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। अब समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं कौन सी है उसको देखते हैं। समसूत्री विभाजन की 3 अवस्थाएं होती है: अंतरावस्था, इंटरफेज, केंद्रक विभाजन, कैरियोकाइनेसिस और कोशिका द्रव्य विभाजन अर्थात काइटोकाइनेसिस। सबसे पहले जानते हैं अंतरावस्था के बारे में, इंटरफेज के बारे में। ये 2 क्रमिक विभाजनों के मध्य की अवधि है जब कोशिका संवेग को विभाजन करने के लिए तैयार करती है, अर्थात तैयारी की प्रावस्था है। जो हमने कोशिका का चक्र था उसके बारे में पढ़ा था, जब अंतरावस्था पढ़ी थी वह सेम है। और इसके अंदर हमने पहले ही पढ़ा है कि जो तैयार स्थिति है तो इसमें विभिन्न प्रकार के कोशिका विभाजन के लिए जो आवश्यक होते हैं पदार्थ, उनका निर्माण होता है। तो इस अवधि में कोशिका द्रव्य व केंद्रक दोनों के सक्रिय उपाप से हो रहा होता है और कोशिकाएं उन सभी आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण एवं संग्रह करती है जिनकी कोशिका विभाजन के समय आवश्यकता होती है। ये जो हमने पढ़ा था 3 अवस्थाएं होती थी, G1 S अवस्था और G2 अवस्था, वो सेम है, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब जानते हैं केंद्रक विभाजन के बारे में। इस अवस्था में केंद्रक 2 पुत्री केंद्रक में विभाजित हो जाता है। अध्ययन में सुविधा हेतु इस संपूर्ण प्रक्रिया को 4 प्रावस्था में व्यक्त किया गया है। जो समसूत्री विभाजन होता है उसकी 3 प्रावस्थाएं होती है, और जिसमें पहली अंतरावस्था, दूसरी केंद्रक विभाजन और तीसरी कोशिका द्रव्य विभाजन। तो अंतरावस्था हमने पढ़ लिया था, अब पढ़ रहे हैं केंद्रक विभाजन के बारे में। और केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं भी 4 प्रकार की होती है: पूर्वावस्था, प्रोफेज, मध्यावस्था अर्थात मेटाफेज, पश्चावस्था अर्थात एनाफेज और अंत्यावस्था मतलब टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्वावस्था अर्थात प्रोफेज के बारे में। समसूत्री का प्रारंभ पूर्वावस्था से ही होता है। समसूत्री विभाजन होता है उसका जो प्रारंभ होता है पूर्वावस्था से ही होता है। इस अवस्था में क्या होता है देखते हैं। केंद्रक के गुणसूत्री पदार्थ का संघनन होने से ये पतले महीन स्पष्ट धागों के रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसके धागे महीन धागे के रूप में ये परिवर्तित हो जाते हैं तथा ये गुणसूत्री लंबाई में छोटे व अधिक मोटे दिखाई देते हैं और गुणसूत्र कहलाते हैं। इन्हीं को ही गुणसूत्र कहते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र पर दानेदार संरचनाएं होती है जिन्हें क्रोमोमियर कहते हैं। और पूर्वावस्था के अंतिम चरण में प्रत्येक गुणसूत्र के दोनों अर्ध गुणसूत्र अर्थात क्रोमेटिड अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तथा दोनों अर्ध गुणसूत्र केवल गुणसूत्र बिंदु तथा सेंट्रोमियर पर ही परस्पर जुड़े रहते हैं। जंतु कोशिका में तारकाएं 2 भागों में विभाजित होकर कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और इसमें केंद्रिक और केंद्रकीय झिल्ली इस प्रावस्था के अंतिम चरण में धीरे धीरे अस्पष्ट होते हुए अनंत विलुप्त हो जाती है और केंद्रक झिल्ली भी विलुप्त हो जाती है। पूर्वावस्था के अंत में यदि कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखें तो इसमें गोलजिकाएं, अंतर्विजालिका, केंद्रिका व केंद्रक आवरण दिखाई नहीं देता है। तो पूर्वावस्था के अंदर क्या होते हैं, गुणसूत्र महीन धागे के रूप में मोटे हो जाते हैं जो गुणसूत्र के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं और इसके अंदर
दानेदार संरचनाएं होती है जिसको क्रोमोमीर कहते हैं। और इसके अंदर जंतु कोशिका होती है, उसमें तारकाएं 2 भागों में विभाजित होकर ध्रुवों की ओर चला जाता है। चित्र में देखते हैं, इसमें जो देखो पूर्व अवस्था है वो इस प्रकार से होती है, जिसमें ये गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं मोटे धागे के समान, जो विपरीत ध्रुवों की ओर चले गए हैं। नेक्स्ट अवस्था है मध्य अवस्था अर्थात मेटाफेज। इसमें क्या होता है कि केंद्रक आवरण का पूर्ण रूप से विघटित होने के साथ साथ समसूत्री विभाजन की द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। जब केंद्रक आवरण का जो पूर्ण रूप से विघटन हो जाता है तो उसके साथ ही मध्य अवस्था प्रारंभ हो जाती है अर्थात द्वितीय अवस्था प्रारंभ हो जाती है। इसमें गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में फैल जाते हैं, गुणसूत्र सारे फैल जाते हैं और इस अवस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है और सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। और यही वह अवस्था है जब गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है। तो विभाजन के समय जो मेटाफेज अवस्था है उसमें गुणसूत्रों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसकी विशेषता है कि ये तर्कु रेशों का बनना, तर्कु के मध्यवर्ती क्षेत्र में गुणसूत्र का विन्यास इस परावस्था की सबसे मुख्य घटनाएं हैं। प्रत्येक तारक केंद्र में तारक किरणें निकलती रहती है। ये किरणें मिलकर तर्कु रेशों का निर्माण करती है और गुणसूत्र केंद्र की परिधि से तर्कु के मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करके तर्कु तंतु पर इस प्रकार अभिविन्यसित हो जाती है कि उसमें गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर मध्यवर्ती भाग में स्थित रहे और गुणसूत्र की भुजाएं ध्रुवों की ओर अभिविन्यसित रहे। चित्र में देखते हैं, ये इस प्रकार से होता है। इसमें तर्कु तंतु रेशों का निर्माण हुआ है और जो गुणसूत्र है वो मध्यवर्ती क्षेत्र की ओर गमन करके एक रूप से अभिविन्यसित हो गए हैं। अब है तीसरी अवस्था पश्चावस्था अर्थात एनाफेज। इस अवस्था के प्रारंभ में ही प्रत्येक गुणसूत्र का सेंट्रोमियर अर्थात जो गुणसूत्र बिंदु होता है वो विभाजित होता है, जिससे एक गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड अर्थात अर्ध गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं, जिन्हें अब पुत्री गुणसूत्र कहते हैं। ये आपस में पृथक हो जाते हैं और ये पुत्री गुणसूत्र कहलाते हैं अर्थात नए गुणसूत्रों का निर्माण होता है। पुत्री गुणसूत्र एक दूसरे से पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, एक दूसरे से विपरीत पृथक होकर विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं और इसमें पुत्री गुणसूत्रों की ध्रुवों की ओर अभिगमन तर्कु तंतुओं के संकुचन से नियंत्रित होता है, जिसे पश्चावस्था अभिगमन कहते हैं। और जो पश्चावस्था है ये समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था होती है। ये थी तीसरी अवस्था। अब पढ़ते हैं अंत्यावस्था अर्थात टीलोफेज और अंतिम अवस्था। इसमें क्या होता है कि सूत्री विभाजन की जो पुत्री गुणसूत्र होते हैं वो दोनों ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाते हैं और इस प्रकार प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का समूह बन जाता है। जो पुत्री गुणसूत्र है वो नए जो गुणसूत्र बनते हैं वो ध्रुवों पर पहुंचकर अकुंडलित होकर जालिका बनाते हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं, जिससे प्रत्येक गुणसूत्री समूह के चारों ओर केंद्रीय आवरण का परिवर्तन होने से प्रत्येक जनक कोशिका में 2 सतती केंद्रक बन जाते हैं तथा प्रत्येक केंद्रक में केंद्रिक का परिवर्तन होने लगता है। ये अवस्था पूर्व अवस्था की उल्टी अवस्था है। जो शुरुआत की जो अवस्था होती है उसमें और इसमें एक दूसरे के विपरीत होता है। इस अवस्था में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली आवरण का पुनर्निर्माण होता है और उसके अंदर जो था वो केंद्रक झिल्ली का विघटन हो रहा था और इसमें पुनर्निर्माण होता है। इसमें केंद्रिका गोलजिका वो अंतर्जालिका पुनर्निर्माण होता है और उसमें जो पूर्वावस्था थी उसमें वो दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसलिए ये एकदम विपरीत अवस्था है उसकी। ये थी कोशिका विभाजन अर्थात केंद्रक विभाजन की अवस्थाएं। अब है कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन होने के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है, जिसको साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कोशिका के केंद्र के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है और जंतु और पादपों के अंदर कोशिका द्रव्य विभाजन अलग अलग विधियों द्वारा होता है, जिसमें कोशिका विभाजन संपन्न होने के अंत में कोशिका स्वे एक अलग प्रक्रिया द्वारा 2 सतही कोशिका में विभाजित हो जाती है और इस प्रक्रिया को कोशिका द्रव्य विभाजन कहते हैं।
तो जंतु और पादप कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका का द्रव्य विभाजन कौन सी विधियों द्वारा होता है वो देखते हैं। सबसे पहले विदलन विधि। इस विधि में क्या होता है कि जंतु कोशिका होती है उसके अंदर जो द्रव्य विभाजन होता है वो विदलन विधि द्वारा होता है, और पादपों के अंदर होता है वो कोशिका पटलिका का निर्माण होकर विभाजन होता है। सबसे पहले पढ़ते विदलन विधि। जंतु कोशिका के मध्य भाग में खांस बनना प्रारंभ होती है। ये खांस केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है। वह जनक कोशिका को दो सत्ती कोशिकाओं में बांट देता है। जैसा चित्र में दिखाई दे रहा है, इस प्रकार से खांस बनती है और केंद्रीय भाग की ओर बढ़ती जाती है और दो नई सत्ती कोशिकाएं बन जाती है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है कि विभाजनशील पादप कोशिका के मध्य के विभिन्न पदार्थों में जमा होने से पटलिका बनने लगती है। चित्र में जैसा देख रहा है इसमें पटलिका बनती है जो केंद्रक से परिधि की ओर बढ़ती है। पटलिका के दोनों ओर सेल्यूलोज जमा होने से कोशिका भित्ति बन जाती है। ये था कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका द्रव्य विभाजन के समय कोशिका अंगक जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लेस्टिड लवक है, दो सत्ती कोशिका में वितरण हो जाती है, दोनों अलग अलग हो जाते हैं। ये था कोशिका का समसूत्री विभाजन। अब जानते हैं समसूत्री विभाजन का महत्व क्या है। तो समसूत्री विभाजन द्वारा शरीर की वृद्धि व शरीर के अंगों की मरम्मत होती है। निम्न श्रेणी के जीवों में इस विभाजन द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। सूत्री विभाजन या मध्यवर्तीय विभाजन केवल द्विगुणित कोशिकाओं में होता है। यदि भी कुछ निम्न श्रेणी के पादपों एवं सामाजिक कीटों में अगुणित कोशिकाएं भी सूत्री विभाजन करती है। और समसूत्री विभाजन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा अर्धसूत्री विभाजन। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें।